हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताया था। मतलब हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड। तो ब्लड में मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता दिया था, प्लस ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, कितने टाइप के आपके जो ब्लड होते हैं वो कितने भागों में विभाजित होते हैं, कितना कितना परसेंटेज होता है, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हम जानने वाले हैं WBC। मतलब सबसे पहले मैंने RBC आपको बताया था, रेड ब्लड कार्पसेस। अब हम जानेंगे WBC। WBC का मतलब क्या? वाइट ब्लड कार्पसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। तो याद रखिएगा, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका। किसको बोलते हैं? WBC को। तो यहाँ पर अब जो श्वेत रक्त कणिका है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? WBC, या इसका फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाइट ब्लड कार्पसेस। अब देखिए, ये जो WBC है, जैसे आपने RBC पढ़ा कि RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन जो WBC है, इसका काम क्या होता है? तो ये जान लीजिए, आपके शरीर में अगर जो सबसे मुख्य भूमिका अगर कोई निभाता है तो यही WBC। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी होती है, कुछ भी हो, तो आपका कोई साथ दे ना दे, पर ये WBC ही है जो आपका पूरा जीवन पर्यंत साथ देता है। कि आपने सुना होगा, बहुत पहले समय में कोरोना आया था, तभी 2-4 साल पहले जब कोरोना था, तो वहां पर व्यक्ति को क्या हो रहा था? जो व्यक्ति की जिन व्यक्ति की WBC कमजोर थी, मतलब क्योंकि ये जो WBC है, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को इसी के ही द्वारा ये क्या होता है? वो बनता है। तो जिसका कमजोर था तो उनको जल्दी कोरोना हो जा रहा था, लेकिन ये WBC ही था जिसका स्ट्रांग था, तो वो रोगों से लड़ रहे थे और उनको बीमारियां नहीं हो रही थी। तो याद रखिएगा, ये WBC ही है जो आपके पूरे जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी कुछ होता है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी, तो सबसे पहले कौन काम करता है? सबसे पहले ये WBC ही है जो उसके प्रति, मतलब उसके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो जानते हैं WBC के बारे में। तो जो WBC है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो सेकेंड नेम है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तो WBC का सेकेंड नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। जैसे RBC का इरिथ्रोसाइट था, वैसे WBC का क्या है? ल्यूकोसाइट। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट हमारे शरीर की रक्षा तंत्र है। क्या है? एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब यही हमारे शरीर की रक्षा करती है। जितने भी रोग होते हैं, तो सबसे पहले लड़ने का काम कौन करेगा? ये WBC ही है जो पूरे रोगों की तरफ, मतलब खिलाफ क्या करती है? लड़ने का काम करती है। WBC शरीर में संक्रमण से भी लड़ने का कार्य करता है। रक्त में WBC की सामान्य संख्या, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि WBC की संख्या कितनी होती है। जैसे RBC की संख्या होती है, वैसे WBC की भी संख्या होती है। तो कितनी होगी? लगभग होती है आपकी 4500, और 4500 से कितना? लगभग आपका 11,000 आपका mm³ के बराबर इसकी संख्या होती है। WBC रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। क्या करेंगे? WBC क्या करेगा? रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, क्योंकि WBC भी कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर सबका अपना अपना काम है। कोई क्या करेगा? कोई रोगाणु का भक्षण करेगा, कोई यहाँ पर एंटीबॉडी बनाता है। तो सबके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि और कभी कभी यकृत और प्लीहा में होता है। तो अगर कोई पूछ लिया कि श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, जैसे RBC का आपका था, मतलब जो आपका लाल रुधिर कणिका था, तो उसका निर्माण आपने पढ़ा होगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। तो वैसे इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, या लसिका ग्रंथि में, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। आगे जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार। तो सबसे पहले आप जाने श्वेत रक्त कणिका होता क्या है। अब हम जानेंगे इसके प्रकार। तो प्रकार की बात करें तो हम आपको पिछली वीडियो में भी इसका एक फ्लो चार्ट बनाए थे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो WBC है, ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। अब जो ग्रेन्युलोसाइट है, इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया। एक पहला था इओजिनोफिल, दूसरा न्यूट्रोफिल, और तीसरा है बेसोफिल। याद रखिएगा कौन? जो ग्रेन्युलोसाइट है, वो 3 प्रकार के फिर से होते हैं, इओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। दूसरा है आपका ग्रेन्युलोसाइट,
ए ग्रैन्युलोसाइट या ए ग्रैन्युलसाइट भी बोल सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, अगेन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो याद रखिएगा कि जो श्वेत रक्त कणिका है इसको दो भागों में बांटा गया, पहला है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट। जो ग्रैन्युलोसाइट है वो भी तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और आपका जो ग्रैन्युलोसाइट है वो ए ग्रैन्युलोसाइट है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में बांटा गया है। जो यहाँ पर ये लिम्फोसाइट है यही मेन एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, यही हमारे शरीर में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, ये सब जब हम आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको समझाएंगे, अभी तो हम ब्लड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक एक करके दोनों के प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट में आपका सबसे पहला टाइप क्या आता है, न्यूट्रोफिल। तो जानेंगे हम पहले न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल क्या है, इसे रक्त का बीएसएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीएसएफ। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, तो जैसे नहीं होता है कि सबसे पहले से पुलिस आती है और सब मतलब लोग आते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले अगर जब रोग व्यक्ति को हो जाता है तो वो सबसे पहले इसका न्यूट्रोफिल ही क्या करेगा, सबसे पहले यही रक्षा करने का काम शुरू करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रक्त का बीएसएफ भी कहते हैं। पूछा जाता है कि रक्त का बीएसएफ किसे कहते हैं, तो न्यूट्रोफिल को कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमणों के खिलाफ शरीर की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में काम करता है। क्योंकि देखिए पहले पुलिस आती है, फिर उसके बाद से मतलब बहुत सारे, फिर बारी बारी एक एक करके सारे मतलब एक एक करके वर्क करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले काम कौन करेगा, सबसे पहले उस पंक्ति में, रक्षा करने के पंक्ति में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कौन होगा, यही न्यूट्रोफिल होता है। दूसरा फिर इसमें क्या होगा, यह भक्षण करने का कार्य करता है, मतलब उसे नष्ट करने का भी काम करेगा। यह टीबी या टाइफाइड हो जाए तो न्यूट्रोफिल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यदि व्यक्ति में अगर मान लीजिए उसे टीबी हो गया या फिर उसे क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर तब किसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो न्यूट्रोफिल की। तो कभी कभी जब अगर व्यक्ति को टाइफाइड होता है या फिर टीबी होता है तो वो क्या करता है, जब ब्लड जांच होता है तो उसमें अगर देखता है न्यूट्रोफिल बढ़ गया है तो यहाँ पर मान के चलता है कि डॉक्टर क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं कि व्यक्ति को क्या हो गया है, टीबी या टाइफाइड। महिलाओं में बार बॉडी न्यूट्रोफिल के कारण बनती है। तो अब महिलाओं में जो बार बॉडी किसके कारण बनती है, न्यूट्रोफिल के कारण बनती है। अब ये बार बॉडी क्या होता है, तो आप जानते हैं, बात करें अगर महिलाओं के गुणसूत्र की, ठीक है, मतलब उनका जो लैंगिक गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण करने वाले, तो आपको पता है क्रोमोसोम जो XX होते हैं, तो इसमें एक कोई भी इसमें से एक जो होता है वो क्या करेगा, लिंग निर्धारण का काम करेगा। कोई एक इसमें से लिंग निर्धारण का क्या करेगा, काम करेगा। और ये जो दूसरा बचता है इसी को हम बोलते हैं बार बॉडी। क्या बोलेंगे, बार बॉडी। तो एक बात याद रखिएगा, अगर व्यक्ति में यानी कि महिलाओं में अगर न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है तो उसके शरीर में ये बार बॉडी नहीं बनते हैं। तो याद रखिएगा महिलाओं में जो बार बॉडी बनता है वो किसके कारण बनता है, इसी न्यूट्रोफिल के कारण। अब न्यूट्रोफिल का अगर परसेंटेज की बात करें तो 60 से 70% होता है पूरे WBC का, 60 से 70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल। दूसरा जानेंगे इओसिनोफिल। दूसरा टाइप क्या है, इओसिनोफिल। तो यह ब्लड का होमगार्ड होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब कोई बीमारी आने वाली है तो उससे सबसे पहले कि उसको अंदर ना आने दे, मतलब होमगार्ड मतलब बैरियर की तरह काम कौन करेगा, यही आपका इओसिनोफिल। तो याद रखिएगा कि इओसिनोफिल को क्या बोलते हैं, होमगार्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, होमगार्ड। तो यह ब्लड का क्या होता है, होमगार्ड होता है, कहलाता है। शरीर को परजीवियों, एलर्जी, विदेशी बैक्टीरिया और बाहरी जीवों से क्या करता है, बचाती है। कौन बचाता है, आपका इओसिनोफिल, क्योंकि ये क्या है, यही तो होमगार्ड है। जैसे आप क्या होता है कहीं पे कोई भी चोर कुछ भी आता है तो सबसे पहले बाहर गेट पे होमगार्ड होते हैं तो उनको एंट्री करने नहीं देते हैं, वैसे ये भी क्या करेगा, सबसे पहले उनको रोकने का काम कौन करेगा, आपका इओसिनोफिल करता है। इओसिनोफिल लगभग 2 से 4% होता है पूरे आपके WBC का। तीसरा आपका आता है इसमें ग्रैन्युलोसाइट का तीसरा टाइप है बेसोफिल। अब बेसोफिल क्या है, यह
तीन प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। जो बेसोफिल है ये क्या करेगा, ये मेन हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम करता है। वो तीन हार्मोन कौन कौन से हैं जो वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। तो सबसे पहले आपका आता है हिस्टामिन। क्या आता है, हिस्टामिन। तो यह क्या है, यह एक मास्ट कोशिका है जो शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने का कार्य करता है। तो यह क्या है, एक मास्ट कोशिका है। तो मान लीजिए ये रक्त वाहिका है, नली है, तो ये क्या करेगा, इसको ये हार्मोन हिस्टामिन हार्मोन क्या करेगा, बेसोफिल क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। तो जब ये सिक्रीट करता है तो ये रक्त वाहिकाएं क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएंगी। जब चौड़ी होंगी तो इनसे ब्लड का जो फ्लो, मतलब जो ब्लड फ्लो होगा, जो रक्त जो मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, जो गति करेगा, तो वो आसानी से कर सकेगा। तो याद रखिएगा हिस्टामिन क्या है, एक मास्ट कोशिका है जो मतलब एक तरह से सेल ही है जो क्या करेगा, शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने का काम करता है। दूसरा इसमें हार्मोन का सिक्रीशन किसका होता है, दूसरे हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। क्या है, सेरोटोनिन। यह क्या करेगा, यह मूड, नींद, पाचन, घाव भरने, हड्डियों के स्वास्थ्य और रक्त के थक्के बनाने में जैसे शरीर के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको जो नींद आ रही है या फिर किसी चीज़ का मूड, जैसे पढ़ने का हो गया, खाने का हो गया, मतलब किसी भी चीज़ का जो मूड बनता है वो भी इसी सीरोटोनिन हार्मोन के ही कारण होता है। और आपको अगर चोट कहीं लग गई तो उसका घाव भी इसी हार्मोन के स्राव के द्वारा ही भरेगा। या हड्डियों का जो स्वास्थ्य होता है, मजबूत जो बनना है, या फिर रक्त के थक्के बनने में, रक्त के थक्के बनने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका हाथ या कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट मान लीजिए कट गया तो उनसे ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, उनसे रक्त निकलेगा। अब वो रक्त फिर अब कंटिन्यू निकलेंगे तो आपको ये दिक्कत होगा, तो उसको रोकने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो ये सीरोटोनिन जो आपके हार्मोन है वो क्या होंगे, वो सक्रिय हो जाते हैं और यहाँ पे रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, मतलब जमने लगता है। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लड हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। तो वो भी किस हार्मोन के कारण पॉसिबल होता है, इसी सेरोटोनिन के तहत, ठीक है, इसी की वजह से होता है। तीसरा इसमें आपका जो तीसरा हार्मोन का स्राव होता है वो है आपका हिपैरिन। हिपैरिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपैरिन ही ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के थक्का बनाने को रोकता है। क्योंकि अब मान लीजिए अगर हिपैरिन नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो हमारे शरीर में भी रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लड जम जाएगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे बॉडी में वो मूव नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा हिपैरिन क्या है, हिपैरिन रक्त को थक्का बनाने से क्या करता है, रोकता है। सेरोटोनिन तो रक्त का थक्का बनाएगा, लेकिन हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने को रोकता है। और बेसोफिल की अगर संख्या की बात करें, मतलब परसेंटेज की बात करें, तो कितना होता है, -0.5 to 1%, मतलब बहुत कम होता है। बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका हार्मोन का स्राव होता है तीन प्रकार के बेसोफिल के द्वारा। तो ये आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, तो तीनों को जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपने ग्रैन्युलोसाइट जान लिया है, अब हम जानेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में मैंने आपको ग्रैन्युलोसाइट बताया। ग्रैन्युलोसाइट में भी वो तीन प्रकार के थे, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम जानेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। तो ए ग्रैन्युलोसाइट में तो इसमें ग्रैन्यूल एब्सेंट होते हैं। तो यह क्या होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो मोनोसाइट होता है यह सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका है। मतलब अगर मोनोसाइट की बात करें तो ये क्या है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका, मतलब सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। हेल मोनोसाइट्स फागोसाइटोसिस द्वारा हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नष्ट करता है। नष्ट सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा, नष्ट करेगा। कैसे करेगा, किसके रूप में, मतलब किसके द्वारा करता है, जो ये आपका मोनोसाइट है इसमें एक आपका हेल मोनोसाइट्स फागोसाइटोसिस पाया जाता है। जो जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं उनको क्या करेंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करेगा, नष्ट करता है। कौन करेगा, ये मोनोसाइट। तो मोनोसाइट के परसेंटेज की बात करें तो ये -3 to 8% पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका दूसरा लिम्फोसाइट। तो यह सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है। अगर सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे तो मोनोसाइट, और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करती है जो इम्यून सिस्टम को
बढ़ाती है। क्योंकि देखिए जिनके शरीर में लिम्फोसाइट की संख्या ज़्यादा होगी, एक बार उनका मतलब मान के चलिएगा कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था तो उनको वो डिजीज़ नहीं हो रहा था, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो उनको जल्दी से ये बीमारी हो जा रही थी। तो इसीलिए आप अपने लिम्फोसाइट का जरूर ख्याल रखा करिए, ठीक है। तो यही सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है, लेकिन काम सबसे बड़ी करती है। तो यही क्या करेगी, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी क्या करेगा, इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है। इसीलिए लिम्फोसाइट को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और शॉर्टकट में इसे IG भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये इतना जरूर याद रखिएगा। और लिम्फोसाइट के परसेंटेज की बात करें तो ये भी होता है -20 to 25% होता है लिम्फोसाइट। तो ये हो गया आपका ग्रैन्युलोसाइट। अब जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि क्या होती है। जैसे आपके RBC का मतलब जो आपका लाल रक्त कणिका थी उसकी भी जीवन अवधि थी, वैसे इसकी भी जीवन अवधि होती है कि मतलब कितने समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि 13 से 20 दिन होती है, और मतलब 13 से 20 दिन होती है। का निर्माण अस्थि मज्जा में, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है, बस याद रखिएगा। यहाँ पे रहेगा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। वैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन यहाँ पर जीवन अवधि याद रखिएगा कितना होता है, 13 से 20 दिन होता है। मतलब ये 13 से 20 दिन के अंदर क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से नया WBC बनेगा। अब श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित बीमारियां जान लेते हैं। तो अगर WBC के संख्या की कमी हो गई तो याद रखिएगा, जैसे RBC की संख्या की कमी थी तो हमको वहाँ पे इरिथ्रोसाइटोपेनिया हो रहा था, तो ऐसे यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपेनिया। देखिए पेनिया टर्म जब भी आएगा तो ये समझ लीजिएगा वो कमी की बात हो रही है। तो ये बहुत आसान है याद करना। जैसे WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया हो जाएगा, कमी हो रही है। अगर वहीं RBC की कमी होगी तो RBC को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो वहां पर जब कमी होगी तो बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर WBC की संख्या की कमी हो रही है तो हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। और WBC की अधिकता से ल्यूकोसाइटोसिस, तो वहां पे इरिथ्रोसाइटोसिस हो रहा था, WBC में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। किसकी अधिकता से, WBC की अधिकता से। क्योंकि देखिए किसी की अधिकता या किसी की कमी दोनों आपके शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसीलिए कोई भी चीज है आपके शरीर में हमेशा वो बैलेंस में होना चाहिए, मतलब समान संतुलित अवस्था में होना चाहिए। तो इसीलिए अब जब WBC की अधिकता हो जाएगी, बहुत ज्यादा शरीर में WBC बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। और एक पॉइंट जरूर नोट करके लिख लीजिएगा कि जो शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है। पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर शरीर में किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा जब भी शरीर में किसकी अधिकता हो जाएगी, किसकी, शरीर में जब श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे आपने अभी पढ़ा ना यहाँ पर जब WBC की अधिकता हो जा रही है तो ल्यूकोसाइटोसिस हुआ, तो ल्यूकोसाइटोसिस जब होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ल्यूकेमिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किसके वजह से होगा, यही जो WBC की अधिकता होगी तब। अब तीसरा जानते हैं रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स, क्योंकि मैंने आपको RBC कराया, WBC। अब हम जानेंगे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं, रक्त बिंबाणु बोलते हैं। तो इसे क्या दूसरे नाम से जानते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो या थ्रोम्बो लिख सकते हैं, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को आपका ल्यूकोसाइट, और इसको बोलेंगे
थ्रोम्बोसाइट्स। इसके जीवन अवधि 8 से 10 दिन होती है। यहाँ पे इसकी होगी, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? 8 से सिर्फ 10 दिन होगी, उसके बाद फिर ये नष्ट हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना होता है। प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में 2 लाख से 5 लाख mm³ होता है। यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया है, होगा बस, ठीक है। कितना होगा? 2 लाख से 3 लाख आपका mm³ होता है। यदि डेंगू हो जाए तो प्लेटलेट्स घट जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर जब उनकी जांच करता है तो वहाँ पर जब प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो वो पता लगा लेते हैं कि यानी कि व्यक्ति को क्या हो गया है? डेंगू हो गया है। तो याद रखिएगा, डेंगू में क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। तो अब इसका कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, किसी दूसरे नाम से क्या जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। इसकी जीवन अवधि 8 से 10 दिन की होती है। और सबसे मुख्य बात, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि यही जो प्लेटलेट्स हैं यही क्या करेंगे? जैसे ही कहीं पे कट होता है, कुछ भी होगा, तो यही आपके हाथ या पैर कहीं भी चोट आई, कोई भी घाव हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले यही सक्रिय होते हैं, थ्रोम्बोसाइट। और जैसे ये सक्रिय होंगे तो रक्त का थक्का धीरे धीरे बनने लगता है। अब इनका रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस क्या है, इसको भी हम अभी आगे जानते हैं, लेकिन पहले इनकी बीमारियां देख लें। तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखिए अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, वैसे यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब? जब कमी होगी। अधिकता होगी तो साइटोसिस जोड़ देंगे। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोसिस इसका कॉमन नेम है, तो इसलिए जब रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या की अधिकता हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये इससे संबंधित बीमारियां थी। और आरबीसी से संबंधित बीमारियां वैसे मैंने आपको बताया है, फिर भी यहाँ पर एक देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, लाल रक्त कणिका की कमी होगी तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया हो जाएगा, और आरबीसी की अधिकता होगी तो पॉलीसाइथीमिया होगा। ये मैंने आपको आरबीसी में भी करवाया है, ठीक है। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक इसका जानते हैं कि सबसे पहले जो आपका प्लेटलेट्स है, ये रक्त का थक्का बनाने में, मतलब जो रक्त का थक्का बन रहा है उसका स्टेप क्या है, कैसे कैसे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही आपको चोट लगी, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, पहले व्यक्ति को चोट लगेगा तभी तो, जब ब्लड निकलेगा तभी तो यहाँ पर थक्का बनेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है कि जो चोट लगा, तो चोट लगने पर प्लेटलेट्स जो होते हैं हवा के संपर्क में आते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होगा। क्या होगा? जैसे ही प्लेटलेट, जैसे ही ब्लड बाहर निकला, रक्त हवा के संपर्क में आएगा, तो यहाँ के रक्त में क्या है? प्लेटलेट्स है। अब वो प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो कौन यहाँ पर सक्रिय होगा? सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होगा, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। ये कैल्शियम के क्या करेंगे? कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। सॉरी, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज नहीं होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएगा, क्योंकि जब भी काइनेज टर्म आता है तो ये एंजाइम की बात कर रहा है। तो अब क्या होगा? अब चोट के संपर्क में आपका प्लेटलेट जो है, जो चोट लगा तो उसका प्लेटलेट्स क्या हुआ? हवा के संपर्क में आया। अब वो प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो कौन स्राव होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही स्राव होगा तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कैल्शियम के साथ मिल जाएगा, और मिलकर क्या बन जाएगा? एक एंजाइम बनेगा जिसको बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेज। फिर तीसरा स्टेप क्या है? अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा? निष्क्रिय प्रोटीन को, अब निष्क्रिय प्रोटीन जो है उसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिएगा, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन है। तो जो निष्क्रिय प्रोटीन अभी जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो ये कौन? ये जो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, इस निष्क्रिय प्रोटीन को क्या करेगा? सक्रिय कर देता है। किसको सक्रिय करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है। और फिर चौथा स्टेप क्या होगा? अब सक्रिय थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। अब जो सक्रिय आपका प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या करेगा? फिर थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। परिणाम स्वरूप फाइब्रिन और सेल मिलकर
रक्त का थक्का बना देते हैं। रक्त का थक्का बनने में 2 से 8 मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा अगर समय हुआ तो व्यक्ति के शरीर के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ब्लड रुकेगा नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो इससे व्यक्ति के शरीर से बहुत सारा रक्त बह जाता है। तो ये 4 स्टेप जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले चोट लगा तो प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आया। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेगा, जैसे संपर्क में आएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होगा। इसका एक बार अच्छे से यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि कौन कौन। तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव हुआ, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे काइनेज नहीं रहेगा, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, तो कैल्शियम के साथ मिलेगा। अब दूसरा क्या बन रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना। अब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को, निष्क्रिय प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, तो ये तीसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कर देता है। अब ये सक्रिय जो आपका थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजन को क्या करेगा, फाइब्रिन में बदल देता है। तो ये चौथा आपका हो गया, ये पांचवा हो गया। अब यही फाइब्रिन जब क्या होगा, सेल, फाइब्रिन और सेल जो कोशिका है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, रक्त का थक्का बना देते हैं। तो ये ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया है। तो आई होप आपको अगर कोई भी यहाँ पे डाउट होगा तो सारा क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में अगर कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।